टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टूल्स एंड मटेरियल्स ऑफ रिसर्च। कि क्या क्या टूल्स लगेंगे हमें रिसर्च करने के लिए, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और मटेरियल्स क्या होंगे। रिसर्च क्या है? रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी सीरीज़ है, इसमें बहुत सारे फेजेस हैं। जैसे कि पहले हम आइडिया जनरेट करते हैं अपने माइंड में, फिर वो आइडिया ही फिर जब प्रोग्रेस करता जाता है और डेवलप होता जाता है और जब किसी की वो फॉर्म ले लेगा, जैसे जर्नल, आर्टिकल्स, बुक चैप्टर्स, पोस्टर्स, या उसको हम बताएंगे, किसी को शेयर करेंगे, टॉक्स एट ब्राउन बैग्स और इनवाइटेड टॉक्स एटसेट्रा। मतलब कि एक ऐसा डेवलपमेंट है कि हमारे विचार को वो किसी का फॉर्म देगा और वो फॉर्म ही पूरा डेवलपमेंट है, वो पूरी सीरीज़ है। जो मटेरियल सब क्या हो सकते हैं, कोई पूछ सकता है रिसर्च का स्टूडेंट कि भाई क्या मटेरियल्स होगा। जैसे कि हम साइंस में जानते हैं, हम लैब में जाएंगे तो वहाँ पे तो हमको दिखता है कि हाँ ये और टूल्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये जार है, बहुत सारे वहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो समझ में आता है कि ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो लैब में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ही देखी जाती हैं कि हमने इसका रिएक्शन किया तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ थी, दूसरे वाले की क्या प्रॉपर्टीज़ थी, क्या दोनों में डिफरेंस था और क्या दोनों में सिमिलैरिटीज़ थी। तो जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है वो अलग प्रकार का होता है और लिटरेरी एक्सपेरिमेंट जो है ये बिल्कुल उससे अलग होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैन वी अडॉप्ट द सेम काइंड ऑफ मेथड इन लिटरेरी रिसर्च? तो इसका आंसर है येस, वी कैन। जब हम रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें सेकंड यूनिट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसकी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि वो साइंटिफिक भी है। और साइंटिफिक क्यों उसको बोला गया है? क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक वे यूज़ करती है, एक मेथड है करने का। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि इसके स्टेप्स होते हैं, तो इस प्रकार से वो साइंटिफिक हो जाती है। लिटरेरी रिसर्च इज इक्वली सिस्टमैटिक, मेथोडिकल एंड ऑब्जेक्टिव, हैंस साइंटिफिक। इट हैज़ specific materials for investigation and scientific tools for arriving at a conclusion or formulating a theory. एरिस्टोटल ने भी यही सेम प्रिंसिपल अपनाया था फिजिक्स में, पॉलिटिक्स में और पोलिटिक्स में भी। मटेरियल्स क्या होंगे लिटरेरी रिसर्च में? अब भाई साहित्य की बात है तो बुक्स ही होंगी, प्रिंटेड बुक्स होंगी, मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब कि जो ऑथर की हैंड राइटिंग में लिखा गया हो उसे मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? टेक्स्ट, लेटर्स, डायरीज, जर्नल्स, मेमोयर्स एंड रिव्यूज एंड क्रिटिकल कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म बाय द ऑथर। हम साइंटिफिक रिसर्च में क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लिटरेचर में भी हम ये करते हैं, सेम चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये ऑफकोर्स बिल्कुल सही बात है कि हम एक्सपेरिमेंट्स वैसे नहीं करेंगे कि जैसे साइंस वाला एक्सपेरिमेंट्स होता है कि धुआं उड़ेगा, किसी का मुंह फट जाएगा वगैरह वगैरह, तो वो अलग चीज़ है। और लिटरेरी रिसर्च में हम सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के ज़्यादा नियर रहते हैं। अब हम पहला टॉपिक है मटेरियल्स को देख लेते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारा मटेरियल है, तो इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हैंड राइटिंग वाला, मतलब कर्सिव राइटिंग में, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं डेवलप हुआ था उसके पहले का मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लैंड में। और मैन्युस्क्रिप्ट तब का जब 18th सेंचुरी में इंग्लिश जो है वो मॉडर्नाइज होने लगी थी, मतलब स्पेलिंग्स का कुछ चेंज हुआ था, तो उसके बाद का जो लिटरेचर है वो। तो ये दो डिवीजन्स हैं। तो ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश जो है उनके बीच हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अब देखो, जो ओल्ड इंग्लिश है वो लगभग फॉरेन ही है। जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको भी ओल्ड इंग्लिश नहीं समझ में आती क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है। अब जैसे हम आज SUN सन पढ़ते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसको SONNE लिखा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं जो चेंज हो गई हैं अभी मॉडर्न वर्ल्ड में, तो इसीलिए वो उनके लिए भी फॉरेन लैंग्वेज ही है। वही दूसरा पॉइंट भी यही है कि जो स्पेलिंग है ओल्ड इंग्लिश की वो डिफरेंट है न्यू इंग्लिश वर्ड से। यूनिफॉर्मिटी नहीं है लेटर्स को लेके, मतलब कि एक लेटर जो है वो लोग अलग अलग प्रकार से लिखते थे, जिसका जैसा मन किया वैसे लिख देते थे। सिंटैक्स भी अलग था दोनों ही इंग्लिश का। और जो ऑथर्स थे वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताना चाहते थे, मतलब एनोनिमस रहते थे, कभी डेट ही नहीं टेक्स्ट की मेंशन करते थे, मतलब स्पेसिफिक नहीं थे। न्यू इंग्लिश जो है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी कुछ प्रॉब्लम है। न्यू इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट्स पोज लिटिल प्रॉब्लम्स एक्सेप्टिंग दीज टू। पहला है, अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स आर अनसाइंड, पता ही नहीं है किसने लिखा है। द राइटिंग इज इलेजिबल व्हेन द राइटर इज इन अ हरी और टायर्ड, मतलब कि जब व्यक्ति थका हुआ होता है तो उसका काम अच्छा नहीं होता है, तो वो जल्दी में होता है तो उसका काम अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे ही उनकी हैंड राइटिंग थी, जब वो थके हुए होते थे, जब वो जल्दी जल्दी लिखते थे तो उनकी जो हैंड राइटिंग है वो साफ नहीं रहती थी। अब एडिशंस की बात करें तो कैक्सटन ने प्रिंटिंग मशीन 1476 में सेटअप की, एस्टेब्लिश की। तो जैसे ही हमको पता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो एक रिवॉल्यूशन था, क्योंकि उससे जो बुक्स की रीच है वो बहुत सारे लोगों तक होने लगी। क्योंकि अब हाथ से लिखना है तो इतनी सारी बुक्स कोई व्यक्ति हाथ से कैसे लिख सकता है, तो लिमिटेड लोग ही पढ़ पाते थे और वही लोग पढ़ के गलत फ़ायदा भी उठाते थे। कुछ लोगों को गलत बातें बताते थे, अपने हिसाब से मोड़ते थे। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो मशीन काम जल्दी करती है, तो बुक लोगों के पास पहुँचने लगी, तो लोगों को सच मालूम चलने लगा कि अच्छा ऐसी चीज़ यहाँ पर ऐसी लिखी गई है। तो ये कहा जाता है कि जो प्रिंटेड एडिशंस हैं वो हमेशा रिलायबल नहीं होते हैं। और एंड पोज बिफोर द रिसर्च स्टूडेंट और स्कॉलर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें भी हैं। सबसे पहला तो एक कंसिडरेबल डिफरेंस होता है मैन्युस्क्रिप्ट और प्रिंटेड एडिशन के बीच। द नंबर ऑफ एन एडिशन और रीप्रिंट इज सेल्डम प्रिंटेड, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज रियरली रिकॉर्डेड, polemical articles do not bear the author's names, there are pirated editions and forged manuscripts। अब पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। इससे हम टेक्स्ट के बारे में पता कर सकते हैं, अगर नहीं दिया गया है कि ये कब लिखा गया है तो हम पेपर से जान सकते हैं। जिस प्रकार हम पेड़ कितना पुराना है उसके, अगर हम ट्रंक को जब काटते हैं तो उसके अंदर जो सर्किल्स होते हैं
उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है। तो उसी प्रकार से जो पेपर एक्सपर्ट होते हैं वो पेपर को देख करके, उसकी क्वालिटी को देख करके ये बता सकते हैं कि ये पेपर कितने सालों या हज़ारों वर्षों का पुराना है, और उससे हमें ये पता लग सकता है कि ये टेक्स्ट कब लिखा गया होगा। मान लो कोई कह रहा है कि ये 13वीं सेंचुरी में लिखा गया है, तो हमको चेक करना पड़ेगा पेपर एक्सपर्ट को बुला के कि भाई इस पेपर को आप एग्जामाइन करो और देखो, तो हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है इंक, जिस देखो उपकरण से लिखा गया है। सबसे पहले जैसे हमने देखा है अपने पुराने हम सभी जानते हैं कि जो पत्र हैं वो कैसे लिखे जाते थे, मोर के पंख से, या बहुत सारे ऐसे कुछ टूल्स रहते थे जिससे कि वो स्याही में डुबो करके फिर लिखते थे। तो अगर आपको नहीं लिखा जाता और अगर हम उससे लिख करके ये बोलें कि ये टेक्स्ट उस जमाने का है, तो कोई मानेगा नहीं मानेगा। उसी प्रकार से अगर कोई बोले कि ये 19वीं सेंचुरी का वर्क है और उसमें बॉल पॉइंट पेन से लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय बॉल पॉइंट जो पेन था वो आया ही नहीं था। और अगर ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई बुक है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंक पर, है ना, इंक की हिस्ट्री पर एक बुक है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी इंक किस एज में प्रयोग की जाती थी। The complex nature and size of materials has made literary research a really difficult and also interesting form of investigation for the discovery of truth. Next है finding materials. जो नेचर है मटेरियल्स को फाइंड करने का, वो निर्भर करता है टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक टेक्स्ट को एडिट करना है, मान लीजिए किसी भी राइटर का वर्क है, तो मान लीजिए विलियम शेक्सपियर का कोई वर्क है, उसको एडिट करना है, तो हमको मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने पड़ेंगे, उसके डिफरेंट एडिशंस, उस पर क्या क्रिटिकल कमेंट किए गए हैं, और उससे संबंधित जो क्रिटिसिज्म है। दूसरा एग्जाम्पल है कि सपोज वी आर राइटिंग अ डॉक्टोरल डिसर्टेशन ऑन W.B. Yeats यूज ऑफ मिथ्स। सो इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ कंसल्टिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वी हैव टू स्टडी बुक्स ऑन आयरिश मैथोलॉजी, क्योंकि हमको माइथोलॉजी से मतलब इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स का क्या काम है। द बुक्स डिस्कसिंग मिथ्स इन जनरल, ऑल द वर्क्स ऑफ ईट्स एंड क्रिटिकल वर्क्स ऑन ईट्स। लेकिन हम बुक्स के टाइटल्स, उसके ऑथर्स और वो कहाँ पब्लिश की गई हैं, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है कैम्ब्रिज बिब्लियोग्राफी ऑफ लिटरेचर, और दूसरा यूजफुल जनरल बिब्लियोग्राफी है PMLA बिब्लियोग्राफी, जो हर साल पब्लिश होती है। भी कुछ बिब्लियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पेलिकन गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर, अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ये सारी यूजफुल बिब्लियोग्राफी हैं। A.E. डाइसन के द्वारा द इंग्लिश नॉवल और द इंग्लिश पोइट्री ये एडिट की गई हैं, और ये इंपॉर्टेंट बिब्लियोग्राफी है किस पर? ब्रिटिश नॉवलिस्ट पर, पोएट्स पर, और इसमें जो ऑथर्स हैं उनका यूजफुल इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। अभी जो मॉडर्न एज में, मॉडर्न पीरियड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो बिब्लियोग्राफी आती है, उसमें दोनों सोर्सेज रहते हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। और सबसे अच्छी रिसेंट बुक है बुक्स इन प्रिंट, जो हर साल पब्लिश होती है। तो कोई भी रिसर्च स्टूडेंट है वो इसमें मटेरियल प्राप्त कर सकता है, 3 तरीकों से प्राप्त कर सकता है, ऑथर वाइज, टाइटल वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। All university libraries have adopted the decimal system of classification. It is easy to locate books where there is the open system after consulting the cards, which are indexed title-wise, author-wise, and which are stored third drawers, third the entrance hall. Some prestigious libraries have computerized the system. The great benefit is that a reader, after necessary payment, can collect information about the books, one subject in these libraries. Journals are a very useful part of bibliography. Every library displays the recent arrivals on a board. For the old issues, the research student should go to the reference section or the archives where journals are kept. तो जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इतनी मॉडर्नाइज हो गई हैं। हमारे कॉलेज में भी लाइब्रेरी अब ऐसी बन गई है, पहले नहीं थी, लेकिन अब वो भी डिजिटल फॉर्म में हो गई है। जो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ होती हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल पर जो लाइब्रेरीज़ इंपॉर्टेंस होती हैं, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को मेंटेन करके रखती हैं, जो पुराने लेखक होते हैं उनके। और जो ऑथर्स अभी जीवित हैं, जिनकी मृत्यु नहीं हुई, तो उनका सोर्स तो वो खुद ही है, उनसे अच्छा सोर्स और क्या हो सकता है। इंग्लैंड में जो ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं लेखक के 19वीं सेंचुरी तक के, वो यूनिवर्सिटी में या पब्लिक लाइब्रेरीज़ में प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। जो इंग्लिश है भारत में, वो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19वीं सेंचुरी, मतलब जब 19वीं सेंचुरी बिल्कुल अपने अंत में थी, है ना, जब उसका 1/4 पार्ट बचा हुआ था, मतलब ख़त्म ही होने वाली थी, तब भारत में ये जो इंग्लिश में लिखना स्टार्ट हुआ। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो ऑथर के पास होते थे या उनके उत्तराधिकारी, इनहेरिटर्स के पास होते थे। इसीलिए अगर हमको मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ना है तो या तो ऑथर से कांटेक्ट करो, या तो फिर उनके जो ट्रस्टीज़ हैं, है ना, जो उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने उनको बोल रखा है कि आप मेरा ये काम कर सकते हो, आप किसी से अपॉइंटमेंट ले सकते हो मुझसे मिलने के लिए, या मेरा वर्क किसी को आप बता सकते हो, तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इंग्लैंड और अमेरिका में भी कि कॉपीराइट किसी को ना आ जाए, किसी भी बच्चे को, तो जो रिसर्च स्कॉलर है, स्टूडेंट है, तो वो ऑथर से ही कॉन्टैक्ट करता है या उनके ट्रस्टी से कॉन्टैक्ट करता है। अब सेकंड है टूल्स ऑफ रिसर्च मटेरियल्स। हमारा यहाँ पे एंड हो गया, अब ये स्टार्ट हो रहा है टूल्स ऑफ रिसर्च। तो जो बेसिक टूल्स हैं जो सभी रिसर्च में लागू होते हैं, सभी प्रकार की रिसर्च में, वो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्व करो और उसको प्रैक्टिकल तरीके से करके देखो। तो हमारे पास लिटरेरी रिसर्च में जो टूल्स यूज़ होंगे उनके कुछ नाम हैं। ये नेचुरल और सोशल साइंस रिसर्च में भी यूज़ होते हैं। तो ये हैं, पहला है बिब्लियोग्राफी, दूसरा है नोट सिस्टम, तीसरा है साइंटिफिक टूल्स, और चौथा है टेक्सचुअल एनालिसिस। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी का मतलब
बहुत सारी बुकों का संग्रह। तो ये पढ़ाई ही है, ठीक है। इसमें फिजिकल कल्चरल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको बिब्लियोलॉजी भी कह सकते हैं। ऑन द होल बिब्लियोग्राफी इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द लिटरेरी कंटेंट ऑफ बुक्स बट रैदर द बुकनेस ऑफ बुक्स। जो बिब्लियोग्राफिक वर्क्स होते हैं तो वो डिटेल्स के आधार पर अलग अलग होते हैं, मतलब कि कितनी डिटेलिंग की गई है वो डिपेंड करता है पर्पज़ पर। अगर हमने कोई थीसिस लिखा तो उस थीसिस में बिब्लियोग्राफी की कितनी ज़रूरत है तो पर्पज़ के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। और जनरली ये 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है एन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी, जिसको कंपाइलेटिव, रेफरेंस और सिस्टमैटिक भी बोलते हैं, विच रिजल्ट्स in an overview of publications in a particular category and analytical or critical bibliography which studies the production of books। पहले के समय में क्या होता था कि बिब्लियोग्राफी का मतलब बुक है ना, एक लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स किसी ऑथर या सब्जेक्ट पर। लिटरेरी रिसर्च में इसका मतलब होता है द साइंस ऑफ बुक्स, पुस्तकों का विज्ञान। तो वी में डिवाइड बिब्लियोग्राफी इनटू 4 काइंड्स: हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफी, एन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी और लास्ट में है प्रैक्टिकल बिब्लियोग्राफी। अब इन चारों को एक एक डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी। हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी क्या है? जैसे कि नाम से पता है कि इसमें हिस्टोरिकल है, मतलब हिस्ट्री से संबंधित होगा। तो किसकी हिस्ट्री से संबंधित है? बुक्स की हिस्ट्री, कि उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ, उसकी जो राइटिंग है उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी प्रिंटिंग की हिस्ट्री क्या है, उसकी बाइंडिंग, इलस्ट्रेशन, पब्लिश कब हुई थी और सेलिंग, इन सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। अगर हम हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी का एक सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं तो हम टेक्स्ट की डेट का पता लगा सकते हैं। हमको पता है कि सभी चीज़ों का विकास जो है वो धीरे धीरे होता है। तो जो पेपर है उस बुक का, किसी भी वर्क का, तो जैसे पहले ही बताया था कि पेपर से टेक्स्ट किस डेट में लिखा गया है, किस एज में लिखा गया है, ये हम पता लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार से ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। पेपर कैसे बनता था, बुक छापने की क्या साइंस थी, उसमें भी तो डेवलपमेंट हुआ होगा ना, और आर्ट ऑफ राइटिंग। तो इन सब का जब ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। द हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी is equally useful in editing a text, determining its authenticity and attributing it to an author। दूसरा है बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफी क्या है कि लाइब्रेरी में हमको बुक्स और जर्नल्स पता करने में मदद मिल जाती है। ये जो बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफी है तो ये किससे कंसर्न है? लाइब्रेरी साइंस से और हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी से। ये हमको एक आइडिया देती है कि जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनका क्लासिफिकेशन और लोकेशन क्या है। तो जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि जो आजकल जो मॉडर्न लाइब्रेरीज़ हैं वो डेसिमल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ कर रही हैं। कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है लाइब्रेरी को, डिजिटल कर दिया गया है, और ऑथर वाइज और टाइटल वाइज अल्फ़ाबेटिकली बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे कॉलेज में भी है। तो ऑथर वाइज और टाइटल वाइज वो भी अल्फ़ाबेट से आप बुक का नाम डालो, बुक अपने आप आपको सामने आ जाएगी आपके। तो रेफरेंस सेक्शन उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेनटेन किया गया है अलग से, और अलग से ओल्ड जर्नल्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी दिए गए हैं। तो अब जो मॉडर्न टाइम जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ अकेले नहीं समझी जा सकती, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो उसी प्रकार से जो नॉलेज है वो इतना एडवांस हो गया है कि कोई भी सब्जेक्ट अकेले आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता है ना। तो जो रिसर्च स्टूडेंट है वो किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हो उसको अपने आप को सीमित नहीं कर लेना है, बांध कर नहीं रख लेना है कि जो मेरा टॉपिक है मैं सिर्फ उन्हीं की किताबें पढ़ूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। आपको नहीं पता कि आपकी रिसर्च के लिए कब, कहाँ, कैसे, कौन सा और किस तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको आइडिया मिल जाए या कोई बात क्लिक कर जाए जो आप अपने थीसिस में लिख सको, जिससे आपकी थीसिस और शाइन करने लगे, शाइनिंग आ जाए उसमें, है ना, अलग बन जाए। तो आप अगर जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश की बुक भी उठा के पढ़नी चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर की, सोशियोलॉजी की पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी भाषा आती है तो उस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं से मटेरियल मिलेगा, आपकी रिसर्च इस तरीके से और मजबूत हो जाएगी क्योंकि आप एक ही डोमेन में नहीं हो, आपने अलग अलग फील्ड से अपनी स्टडी की है। सम प्रेस्टिजियस लाइब्रेरीज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन अ सब्जेक्ट बट द लिस्ट मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड फाइनल एंड द रिसर्च स्टूडेंट शुड मेक यूज ऑफ बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफी, है ना, क्योंकि बिब्लियोग्राफी में शायद सब्जेक्ट की ही बुक दी गई हो सारी, लेकिन एक रिसर्च स्टूडेंट को बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफी का यूज़ करना चाहिए। अब जो डाटा हमको मिल रहा है वो कंप्यूटराइज्ड है ना, लेकिन उसको कंप्यूटराइज्ड किया किसने? ह्यूमन ने ही। तो मशीन जो है वो मनुष्यों को पछाड़ नहीं सकती है क्योंकि मनुष्यों ने ही मशीनों को बनाया है। तो इट इज़ द ह्यूमन ब्रेन दैट फीड्स डाटा टू कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। मतलब कि हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो बिब्लियोग्राफी है उसको भी हम पढ़ेंगे लेकिन हम अपनी भी चीज़ें उसमें जोड़ सकते हैं। तीसरा है एन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी। एन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी से हमको ये मालूम चलता है कि हमको बुक्स कौन सी पढ़नी है, हमको किस बुक की आवश्यकता है। जो स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी हैं उनके नाम हैं कैम्ब्रिज बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड MLA बिब्लियोग्राफी, जो हर साल पब्लिश होती हैं और इससे बच्चों को बहुत मदद होती है। जो दूसरा उपयोगी सोर्स है वो है बुक्स इन प्रिंट, ये भी हर साल पब्लिश होता है और हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में होता ही होता है। चौथा है प्रैक्टिकल बिब्लियोग्राफी। प्रैक्टिकल बिब्लियोग्राफी में
क्या होता है कि ये मेथड पर ज़्यादा ध्यान देती है स्टूडेंट और ऑथर के। और किसके से ये कंसर्न होती है? रीडिंग, रिसर्च, कंपाइलेशन ऑफ नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी, प्रिपरेशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, टाइपिंग ऑफ द रिसर्च पेपर और द थीसिस। बिब्लियोग्राफी जो है ये 2 मेन डिवीजन्स इसके होते हैं। पहला प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स एक ऐसा टर्म है, जो हर डिसिप्लिन में यूज़ किया जाता है। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट। ये बताने के लिए कि जो आपने सोर्स यूज़ किया है वो कितना क्लोज है, मतलब उस पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। प्राइमरी सोर्स अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसकी थीसिस और भी मजबूत हो जाती है। हिस्टोग्राफी में प्राइमरी सोर्स जैसे क्या होगा? डॉक्यूमेंट है ना, रिकॉर्डिंग, आर्टिफैक्ट और भी कई प्रकार के इन्फॉर्मेशन हैं। तो ये प्राइमरी सोर्स कैसे होंगे? क्योंकि ये उन व्यक्तियों से सीधे डायरेक्ट क्लोज हैं, जुड़े हुए हैं, जो जिसने इन सारी चीज़ों को पढ़ा है, लिखा है, क्रिएट किया है ना। तो ये सारे प्राइमरी सोर्स हो जाते हैं। इट सर्व्स एज एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। अब जर्नलिज्म में प्राइमरी सोर्स क्या होगा कि जो जर्नलिस्ट फील्ड में जाके वो किसी घटना को, किसी इवेंट को देखेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा अपने कैमरे में, उनका इंटरव्यू लेगा, उनके दुख को सुनेगा या उनकी खुशी को सुनेगा, तो वो प्राइमरी सोर्स है। वो जैसा बताएगा 5 से लोगों को मानना पड़ेगा, तो प्राइमरी सोर्स वो हो जाएगा। या किसी ने डॉक्यूमेंट लिखा कहीं जाके, तो वो प्राइमरी सोर्स में आ जाएगा। द प्राइमरी सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ऑल द राइटिंग्स ऑफ एन ऑथर, लिटरेरी टेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी, डायरी, जर्नल्स, letters and memoirs. The letters, diaries, journals and reminiscences of his close friends and contemporaries are also included in the primary sources. Some scholars include standard biographies in the list of primary sources. The important point to note is that we include only those materials in the list of primary sources which gives us a first-hand knowledge of the author. ठीक, तो प्राइमरी सोर्सेज में ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो चीज़ हमें किसी से डायरेक्ट मिले, अगर हमको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो हम ऐसी चीज़ के पास जाएंगे जो उससे बहुत ही क्लोज हो, जिस पर उसकी अथॉरिटी हो। अगर हम बोलें कि हमने कोई श्लोक या कोई बात हमने अपने शास्त्रों में पढ़ी है, कोई वेद में पढ़ी है, तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि हमने प्राइमरी सोर्स से वो चीज़ें उठाई हैं, है ना। और वो चीज़ होनी भी चाहिए उसमें, तो वो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, मतलब कि जिस पर लोग विश्वास कर सकें, तो वो होता है मेरे हिसाब से प्राइमरी सोर्स। अब सेकेंडरी रिसोर्स में क्या आएगा? रिव्यूज़। अब देखो, सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं वो इतना रिलायबल नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास और ज़्यादातर लोग सेकेंडरी सोर्सेज ही यूज़ करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, या तो अब बचे ही नहीं है, मतलब इतने सारे सेकेंडरी सोर्स ही आ गए हैं, इतने सारे क्रिटिकल एडिशंस आ गए हैं, तो लोग उनको ही यूज़ करते आ रहे हैं। तो जैसे क्रिटिकल बुक्स हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, रिव्यूज़ हो गए, कमेंट्स हो गए, अनपब्लिश्ड थीसिस हो गई। तो जो मेन डिफरेंस है प्राइमरी सोर्स में और सेकेंडरी सोर्स में वो ये है कि जो प्राइमरी सोर्स है वो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जो सेकेंडरी सोर्स है वो हमको मदद करता है एनालाइज और इंटरप्रेट करने में प्राइमरी सोर्स को। लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा किसके बारे में कंसर्न होते हैं? प्राइमरी सोर्स के बारे में, क्योंकि वही सबसे अच्छा होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पहला बिब्लियोग्राफी। अब दूसरा क्या था? नोट सिस्टम। नोट सिस्टम क्या है? नोट्स प्रोवाइड फैक्ट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो अगर ये तो नोट जो सिस्टम है तो सबसे ही अच्छा है और सभी लोग यूज़ करते हैं ना, नोट्स बनाते हैं। अगर कोई लेक्चर चल रहा है तो नोट बना लिए, एग्जाम में काम आएगा। तो वही है कि नोट जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कॉन्सेंट्रेट करने में, है ना। और जब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हमने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, उसके नोट्स बना लिए, और अगर हमको किसी की समरी बतानी है तो उन्हीं नोट्स को पढ़ के हम डिस्क्राइब कर देते हैं अपनी भाषा में। अब देखो, नोट्स बनाने का तरीका और नोट्स बनाने का उद्देश्य हर किसी का अलग अलग होता है ना। तो अब कौन व्यक्ति किस पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को पढ़ रहा है, किसी बुक को पढ़ रहा है, किसी रिसर्च पेपर को पढ़ रहा है, तो ये तो उसका अपना पर्सनल रीज़न होता है ना। तो जो नोट्स हैं तो उसके वो अलग अलग होंगे। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हाउएवर, इन लिटरेरी रिसर्च a technique has been developed for taking notes, which is generally known as note system. Notes can be broadly divided into 2 groups, lecture notes और text notes. देखो, जो कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं और यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स होते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यूनिवर्सिटी का जो लेक्चरर होगा वो बहुत फास्ट बोलता है, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे केवल उन चीज़ों को नोट करें जो किसी को नहीं पता। जनरल नॉलेज वो समझता है कि इतना तो पता ही होगा बच्चों को, वो सारी चीज़ें बताता है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, है ना। और वो ये चाहता है कि बच्चे लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ज़्यादा समय बिताएं। तो वो बहुत ही सिलेक्टिव होता है। जब तक उसको नहीं लगता कि मुझे इस टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए या इस टॉपिक को इनलार्ज करना चाहिए, वो फैक्ट नहीं बताएगा, है ना। वो पूरी चीज़ें भी नहीं बताएगा, मतलब कि आपको पूरा पढ़ के बताए, पूरी बुक बताए। वो आपको केवल टाइटल बता देगा, सोर्स बता देगा, है ना, जर्नल्स के नाम बता देगा, या ऐसे अनकॉमन और टेक्निकल वर्ड्स बता देगा आपको। फिर आपको सर्च करना है। वो ये सोच के नहीं पढ़ाता कि आप 10th-12th के बच्चे हैं जो आपको एक एक चीज़ समझाई जाए। वो ये चाहते हैं कि वो आपको पढ़ाए ना, मतलब कि आपको एक एक चीज़ ना बताएं, वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे। पढ़ना आपका काम है उनसे पूछना अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। इसीलिए बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ता है क्लासरूम में, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं, है ना। तो वो कुछ फैक्ट्स और कोटेशंस तो बताएगा, जो वो स्ट्रक्चर बताता है, जो रेफरेंसेस बताता है, वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं और उनको नोट करना चाहिए।
नोट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेन पॉइंट्स लिखो और पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स में लिखो और तुरंत लेक्चर के बाद, क्योंकि वो दिमाग में आपके अभी दिमाग में वो फ्रेश है ना। और फिर उनको अपने दोस्तों के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। टेक्स्ट नोट क्या है? जो टेक्स्ट से लिए गए हो। लेक्चर नोट्स क्या थे कि कोई व्यक्ति सामने देकर बोल रहा है, सामने खड़े होकर, तो वो हो गया लेक्चर नोट्स, हमने लेक्चर से नोट्स बनाए। अब टेक्स्ट नोट्स है जो हम बुक्स और जर्नल्स से बनाते हैं, मतलब मेन पॉइंट उठाते हैं। The text notes can be divided into bibliographical subject notes. For bibliographical notes, cards of